हेलो फ्रेंड्स। मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ये सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसका जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से, जिसको आरएलबीपी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, लर्नर्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और एक बार पढ़ के देखें, एक बार मटेरियल को समझें कि किस तरीके से मटेरियल में कोई भी गलती नहीं है, मटेरियल का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और इस तरीके का मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये इससे आपके नोट्स बहुत इजी हो जाएंगे, आप इन्हीं से नोट्स बना सकते हो। आपको कहीं और जाने की, किसी भी और टॉपिक से या कहीं भी किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम क्विकली एक बार समझ लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेता हूं, समझा देता हूं आपको। इसमें देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये कितनी होती है? 4 टाइप की, जिसमें से ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्विक हम देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं कि किस तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, नेचर पर नहीं। उसका मतलब क्या है? क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरी है एक फ्लो चार्ट और एक न्यूमेरिकल यानी इक्वेशन के थ्रू समझाना। ठीक है, तो उसी तरीके से समझाया। सबसे पहले क्या कहा गया? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये तो ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिया गया? 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यहां पर क्या किया गया है? 1 मोल ऑफ यूरिया एंड 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यूरिया और सुक्रोज टोटली डिफरेंट है, दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों के टेस्ट भी अलग कह सकते हैं, मोलर मास अलग है, सब कुछ अलग है, मतलब नेचर अलग है सेंस। लेकिन यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल अगर सेम है, जो कि यहां पर क्या है 1 मोल और यहां पर भी 1 मोल, इसका मतलब दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। क्लियर हो गया ये कि दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब सेम होती हैं, जब उनके नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, चाहे वो अलग अलग नेचर के ही क्यों ना हो। तो अब हम पढ़ते हैं इस वीडियो में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जब मैं कुछ स्टूडेंट से पूछता हूं क्या होता है, तो वो सीधे सीधे यही जवाब देते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होता है। तो ये प्राइमरी क्लास की डेफिनेशन है। ये यहां पर थोड़ी सी काम नहीं आती, क्योंकि इससे टॉपिक को समझने में आसानी नहीं होती। तो यहां पर क्या है कि जैसे हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो वेपराइज होता है। वेपराइज हो रहा है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड बॉईल होने लगता है। अब यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड उसको कहा जाएगा पी इंटरनल, जैसे यहां पर मैंने डिनोट किया है। और एक्सटर्नल प्रेशर तो आपको पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे हम वाटर का एग्जांपल लें, तो वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है, तभी वो बॉयल करने लगता है। और उसी टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। The boiling point of a substance is the temperature at which its liquid form change into gaseous form। मतलब जब लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये दोस्तों ये जरूर बताएं ये कैसा लग रहा है। ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है और अच्छा लगे, इसीलिए थोड़ा सा ठीक लग रहा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। वैसे
यहां पर ये ग्राफिकली तरीके से समझाया गया है। देखिए 760 को क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी सीधी बात है 1 atm इज इक्वल टू 760 Hg। ठीक है। अब जैसे हमने कोई वाटर ही लिया, वाटर का ही एग्जाम्पल है, हमने वाटर लिया, यहां पर क्या है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब काफी ठंडा है, बाय आइस में होगा। सबसे पहले हमने इसको हीट करना शुरू किया। देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 760 या 1 atm के। यानी क्या हो गया, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल। तो इसका मतलब क्या होगा, वो टेम्परेचर कितना है, 373 या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो उस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होने लगेगा। उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। This transition occurs when the vapor pressure of the liquid equal to the surrounding pressure। मैंने बताया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सराउंडिंग प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको कहा जाता है सिंपली बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, मीनिंग क्या समझ आ रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। सिंपल ये बात समझ लीजिए, जब हम प्योर सॉल्वेंट में, सपोज दैट उसको वाटर मान लीजिए, उसमें हमने शुगर मिलाया यानी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, या फिर हमने यूरिया मिलाया, या फिर हमने NaCl मिलाया यानी सॉलिड मिलाया जो वेपराइज नहीं हो सकते, जिसको कहेंगे नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। जब हम ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है काम। सबसे पहली बात, टीबी क्या है, ये है सॉल्यूशन का, और टीबी नॉट क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है। अब ये तो क्लियर है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि क्या होगा, टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। सिंपली क्लियर है। अब ग्राफ से समझते हैं। हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, यानी सपोज दैट हमने वाटर ले लिया। ठीक है। अब वाटर को यहां से, इस पॉइंट से हमने हीट करना शुरू किया। अब इस पॉइंट से जब हम हीट करेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, वो क्या है, 1 atm की लाइन। जब ये सॉल्वेंट को जब हम हीट करते हैं तो इस पॉइंट पर जो सॉल्वेंट होता है वो बॉयल होने लगता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, टीबी नॉट। आप देख सकते हैं यहां पर क्या नाम दिया है मैंने, टीबी नॉट दिया है। अब हमने क्या कर दिया, उसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया, जिससे वो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बन गया तो उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है PS इज लेस देन P1 नॉट। ये आपने RLBP में पढ़ा है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो RLBP के एक बार वीडियो देख लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि PS इज लेस देन P1 नॉट क्यों होता है। तो आप देख लीजिए, ये नीचे इसीलिए है क्योंकि ये सॉल्यूशन बन गया, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब उसको फिर फर्दर हीट किया, हीट कर रहे हैं, फिर हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यहां पर जाकर वो बॉयल होने लगता है। हमने नोट किया, ये लीजिए नोट कर लिया, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग। तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब आप देख ही रहे हैं, ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का जो पॉइंट है, ग्राफिकली वो आगे है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। आप देख लीजिए थ्योरी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द फिनोमेना when the boiling point of the pure liquid increases when non-volatile solid solute dissolve in it। Simply, ठीक है। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहां पर जो मैं बता चुका हूं वही दिया है, टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी सॉल्यूशन का, फिर उसके बाद डेल्टा टीबी एलिवेशन।
अब इक्वेशन समझते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्यूट के अमाउंट पर यानी नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है। अब देख लीजिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ये मैंने बता दिया है। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, के भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो मोलैलिटी है उसका हमने फॉर्मूला जानते ही हैं, इसको पुट कर दिया तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। अब के बी क्या है देख लीजिए, के बी होता है ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एवोलियोस्कोपिक बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। वाटर की इस टेम्परेचर पर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कह लीजिए या 373.15 कह लीजिए, कितना होता है? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट है इसकी। अब ये क्या चीज है? ये केबी को निकालने का तरीका है। इसमें आर वही गैस कांस्टेंट, ये मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्यूट, और टीबी जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए क्या है, आप कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने टीबी नॉट कहा था, यहाँ पर टीबी में लिखना मेरी मजबूरी है। उसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी में इसी तरीके से लिखा है, लेकिन उसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसको टीबी से ही डिनोट किया गया है, इसीलिए मैं कर रहा हूं, और इसमें और कोई रीजन नहीं है। बाकी आप एनसीईआरटी रिफर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, और जो बच्चे अदर बोर्ड के हैं वो भी अपनी बुक में देख सकते हैं, उनमें भी होगा। अगर कहीं पर टीबी नॉट का स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो भी सही है, टीबी का स्क्वायर लिखा है वो भी सही है। अब उसके बाद देख लीजिए, here the symbol R and M1 stand for the gas constant and molar mass of the solvent respectively, and TB denote the boiling point of pure solvent in Kelvin, and delta VAPH represent the enthalpy of vaporization of solvent respectively। ठीक है, समझ में आ गई? एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वीडियो फिनिश। अब उसके बाद देखिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, 175 ग्राम ऑफ वाटर, गेव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है 0.70, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, के भी ऑलरेडी दिया गया है। ये है फॉर्मूला यूज्ड। क्या क्या दिया हुआ? ये देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, के भी दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर का यूज किया, आ गया आंसर। सिंपल। कुछ बच्चों को अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है और सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उनको सॉल्व करके दे दूंगा। चिंता नहीं है, सारा कुछ सॉल्व है, प्रॉब्लम खत्म है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू।